हेलो क्लास 10 कैसे हैं आप सब। तो मैं बॉबी सर आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यू को अच्छे से कवर करेंगे। पहले भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यू कवर करा रखे हैं और एक नई वीडियो आई है जिसके अंदर एक और बार इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यू हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा क्या है कि व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में नेट रेजिस्टेंस क्या है। तो देखते हैं, पहले ये वाला फिगर को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये वाले फिगर को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। कह रहा है कि ऊपर है 2, नीचे है 3, फिर है 4, फिर है 2। तो ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में। तो इन दोनों का टोटल निकालेंगे तो आर डैश लिख देना, जो भी इनका टोटल निकलेगा। और ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज में, ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज में। इन दोनों के टोटल को आर डबल डैश बोल देना। आया समझ के नहीं आया? ऊपर टोटल निकालोगे तो आर डैश लिख देना और नीचे टोटल निकालोगे तो आर डबल डैश लिख देना। अब देखो, आर डैश आर डबल डैश दोनों किस में कनेक्टेड है? दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, आमने सामने कनेक्टेड है ना। देखो मैं इसको बना करके दिखाते तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जब इसका टोटल निकालोगे, जब इसका टोटल निकालोगे तो मान लो ये टोटल आ गया इसका, इन दोनों का टोटल आ गया ये। और जब इसका टोटल निकालोगे तो उसको मैंने कह दिया आर डैश। अब जब इसका टोटल निकालोगे जो कि यहां पर आएगा, इसको आप क्या बोल दोगे? इसको कह दोगे आर डबल डैश कह दोगे। और दोनों ही किस में कनेक्टेड है? दोनों ही पैरेलली कनेक्टेड है। आप समझ सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आर डैश आ जाएगा और इसका इक्विवेलेंट आएगा आर डबल डैश। और दोनों ही आपस में कैसे कनेक्टेड है? दोनों ही पैरेलली कनेक्टेड है। तो सॉल्व करते हैं, चलो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब आपको आर डैश निकालना है तो क्या करेंगे? 1/2 डिवाइड में 1/3 करेंगे। आया समझ के नहीं आया? ओके, देखते हैं। आप आर डैश निकालते हैं। सबसे पहले आर डैश निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3। अब आगे सॉल्व करने पर 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 2, पूरा करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। अब रेसिप्रोकल कर देंगे तो आर डैश का वैल्यू आ गया 6 डिवाइडेड बाय 5। ये हो गया फर्स्ट। ये इसका वैल्यू आ गया 6 डिवाइडेड बाय 5, इसका वैल्यू आ गया। अब आर डबल डैश देख लेते हैं। अब आर डबल डैश तो सीरीज में है, तो उसके लिए किस किस को ऐड करना पड़ेगा? 4 को और 2 को। आ गया 6 ओम। तो ये आ गया आपका 6 ओम। अब दोनों को अब टोटल निकालते हैं। टोटल के लिए आर ई क्यू लिख देते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। जो कि देखो ये वाला कनेक्शन और ये वाला कनेक्शन पैरेलली कनेक्टेड है। ऐसा समझ के नहीं आया? दोनों ही पैरेलली कनेक्टेड है। तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं बेटा। एक तो ये वाला वैल्यू उठाएंगे और एक ये वाला उठाएंगे। देखो 1 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, ओके, प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं। पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? अब क्या करेंगे? पास वाले की पास से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूर वाले की दूर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो गया? 5 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय 6, ओके। अब पूरा सॉल्व करेंगे तो 6 आ गया, ऊपर भी 6 आ गया, और करेंगे तो 1 आंसर आ गया। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1। आर ई क्यू कितना आ गया? वो आ गया 1.0। मतलब 1 का मतलब 1.0 ही होता है। तो ये रहा हमारा आंसर और ये रहा हमारा ऑप्शन। आया समझ के नहीं आया? बहुत आसान, बहुत आसान था बच्चों। क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि देखो, ये दो जो थे वो पैरेलल में कनेक्टेड है और इनका टोटल मैंने कर दिया आर डैश, इनका टोटल मैंने कर दिया आर डैश। और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और इसका टोटल मैंने कर दिया आर डबल डैश। मैंने आर डैश निकाला यहां पर, आर डबल डैश निकाला यहां पर, और दोनों ही कनेक्शन को पैरेलल में रख दिया क्योंकि पैरेलल में ही रखे हुए हैं। जब मैंने पैरेलल में रख के सॉल्व किया तो आंसर आ गया 1। आंसर क्या आ गया? आंसर निकल करके आ गया है, आ गया 1, 1.0। और ये रहा ऑप्शन के अंदर। आया समझ के नहीं आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि, कह रहा है which plot show the change in the voltage when the current is gradually decreases across the resistor। तो बेटा करंट डिक्रीज हो रहा है रेसिस्टर में से, तो मैं बता देता हूं कि अगर करंट डिक्रीज होगा तो ये वाला जो है ये आंसर होगा। बता देता हूं, ये वीआई ग्राफ होता है। ये वीआई ग्राफ एक्चुअली में बताता क्या है कि देखो यहाँ पर करंट इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हो हर पॉइंट पे करंट इंक्रीज हो रहा है। हर पॉइंट पे क्या इंक्रीज हो रहा है? करंट। अब हर पॉइंट पे जैसे ही करंट इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज भी क्या कर रहा है? वोल्टेज भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि वी आई के प्रोपोर्शनेट है। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, और वोल्टेज कम होगा तो बच्चों करंट भी क्या हो जाएगा? कम। तो यही आंसर हो गया आपका।
समझ आया कि नहीं आया? कि बाय द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ क्या कहते हैं कि potential difference between the two end of the wire is directly proportional to the current flowing through the wire. Potential difference across the end of the wire is directly proportional to the current flowing through the same metallic wire. जिसकी वजह से हमें क्या समझ आता है कि if voltage increases then current will increase, if voltage decreases then current will decrease. तो ये वाला ग्राफ हमें समझ अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। ओके, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है कि टू रेसिस्टर विद रेजिस्टेंस 5 ओम 10 ओम रेस्पेक्टिवली कनेक्टेड टू अ बैटरी सो एज टू ऑब्टेन मिनिमम और मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम करंट के लिए, देखो सिंपल सी बात है कि जब करंट को मैक्सिमम होना है, क्योंकि हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका रिलेशन करंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसका मतलब क्या है? अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो करंट जो है वो कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस को कम कर दोगे तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देखो अगर हमें करंट को मैक्सिमम करना है, करंट को मतलब मैक्सिमम करना है, तो रेजिस्टेंस को मिनिमम देखना पड़ेगा। अब मिनिमम रेजिस्टेंस किस में होता है बेटा? अगर हम मिनिमम रेजिस्टेंस की बात करें, अगर हम मिनिमम रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कनेक्शन को किस में लगाना पड़ेगा? पैरेलल में लगाना पड़ेगा, तभी मिनिमम रेजिस्टेंस आता है। तो कनेक्शन 1 डिवाइडेड बाय R1 1 डिवाइडेड बाय R2 विच इज क्या हो गया? 1 डिवाइडेड बाय 5 1 डिवाइडेड बाय 10। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 10 तो एलसीएम हो गया, 2 + 1 हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 10। लास्ट में रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। या इसको आगे सॉल्व करोगे तो 3.33 ओम करके आंसर आ जाएगा। ये मिनिमम रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस मिनिमम है तो करंट क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा मैक्सिमम। आया समझ के नहीं आया? रेजिस्टेंस मिनिमम, करंट मैक्सिमम। अब करंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है बाय ओम्स लॉ से हमें क्या पता है? हमें ओम्स लॉ से ये पता है कि V बराबर में IR होता है। तो बेटा इसी से डेरिवेट होकर के क्या आएगा? I बराबर में V डिवाइड में R होगा। होगा कि नहीं होगा? अब I को देख लेते हैं। V कितना दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है ना 6 वोल्ट। 6 वोल्ट आपको दिया हुआ है, तो 6 बराबर डिवाइडेड बाय R कितना है? R निकाला था, ये वाला फ्रैक्शन यूज कर लेते हैं, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। 10 डिवाइडेड बाय 3 ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? 6 तो 6 रहेगा। अब ये जो फ्रैक्शन है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आपको पता है फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे हो जाएगा। अब आगे करते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 हो गया, 3 3 जा 9, 9 डिवाइडेड बाय 5। और इसको सॉल्व करेंगे तो करंट कितना निकल करके आएगा? 9 डिवाइडेड बाय 5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो करंट निकल करके आ जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया, पॉइंट लगाया 0 8 40, 1.8 करंट निकल करके आ गया। करंट आ गया 1.8 एम्पियर। यह आ गया आपका करंट निकल करके। आया समझ के नहीं आया? करंट आ गया। देखो बताया ना, मिनिमम रेजिस्टेंस में से मैक्सिमम करंट का वैल्यू आ चुका है। अब क्या बोल रहा है? अब सेकंड कंडीशन में वो बोल क्या रहा है? सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है वो कि देखो मैक्सिमम करंट आ गया। अब मिनिमम करंट के लिए, अब मिनिमम करंट के लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम करंट के लिए मैक्सिमम क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए कनेक्शन किस में होना चाहिए? सीरीज में। तो सीरीज में देखता है R1 प्लस में R2, मतलब 5 प्लस में 10। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना आ गया? 15 ओम। आया समझ के नहीं आया? अब करंट लगा देते हैं। I बराबर में V डिवाइडेड बाय R। V का वैल्यू कितना दे रखा था? यहाँ पर 6 दे रखा है, और R कितना है? 15। अब उसको सॉल्व करते हैं। 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.0 हो गया, 15 चौक 60, 15 चौक 60 हो गया, सीधा सीधा कट गया। आंसर आ गया 0.4 एम्पियर। देख सकते हैं आंसर आ गया 0.4 एम्पियर, आंसर आ गया। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैक्सिमम रेजिस्टेंस में मिनिमम करंट है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस में मिनिमम करंट है।
आया समझ के नहीं आया? और मिनिमम रेजिस्टेंस में, ये रहा मिनिमम रेजिस्टेंस में मैक्सिमम करंट है। इस रूल के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, आया समझ के नहीं आया? ओके, क्या कह रहा है? कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल करंट इन 2 केसेस। टोटल करंट के लिए क्या करना है? ऐड कर देना भाई यार। टोटल करंट के लिए तो खुद कर लेना बेटा, ये आप खुद करेंगे, दोनों करंट को रख करके ऐड कर देना, टोटल करंट आ जाएगा। मैक्स टोटल करंट कितना है 2 केसेस के अंदर, दोनों को ऐड करना, टोटल करंट निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो गया। इन डूइंग सो इफ अदर पैरामीटर इज द सर्किट रिमेन अनचेंज, द हीटिंग इफेक्ट इन द रेजिस्टर विल बी। अब कह रहे हैं रेजिस्टेंस हाफ हो गया भाई, रेजिस्टेंस हाफ हो गया। पहले जो रेजिस्टेंस था वो आर था, अब जो नया रेजिस्टेंस है, अब जो न्यू रेजिस्टेंस है, अब जो न्यू रेजिस्टेंस है जिसको डिनोट करेंगे आर डैश से, वो हो गया हाफ, आर डिवाइडेड बाय 2। हाफ का मतलब तो यही होता है ना, वो हो गया आर डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया है। आया समझ के नहीं आया? कह रहा है कि हीटिंग क्या होगा बेटा, ध्यान रखना, करंट अगर रेजिस्टेंस आधा होगा तो करंट बढ़ेगा। आया समझ के नहीं आया? रेजिस्टेंस आधा होगा करंट बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट डाउन जाएगा। मतलब जो करंट है वो डिफर करेगा, इसमें करंट कुछ हो रहेगा, इसमें करंट कुछ हो रहेगा। यहां पर फिक्स क्या है? यहां पर फिक्स वोल्टेज है, क्योंकि बोल रहा है ना कि जो अदर पैरामीटर्स है वो कांस्टेंट है। वोल्टेज फिक्स है और टाइम फिक्स है। वोल्टेज और टाइम फिक्स है, ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। रेजिस्टेंस डाउन गया तो करंट अप चला जाएगा, रेजिस्टेंस अप चला गया तो करंट डाउन जाएगा। मतलब ये क्या, ये चेंज होगा, करंट चेंज होगा, लेकिन ये और ये चेंज नहीं होगा। बोला तो है कि पैरामीटर रिमेन अनचेंज्ड बोला हुआ है, करंट को छोड़ के दोनों अनचेंज्ड है। तो इसकी मतलब लेनी है हमने। आया समझ के नहीं आया? अब हीट का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है? हीट का फॉर्मूला होता है, अगर हम इन दोनों की हेल्प से फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू में टी। ये होता है हीट का फॉर्मूला। क्योंकि हीट के 3 फॉर्मूलेज होते हैं बच्चों, एक हो गया वी आई टी, एक हो गया आई स्क्वायर आर टी, और एक हो गया आपका वी स्क्वायर आर टी। मैंने आई वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? रीजन क्या था कि आई चेंज हो रहा है, यहां भी आई है तो आई चेंज हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा। जो चेंज नहीं हो रहा है इसको लेंगे हम, तो इस वाले को हमने ले लिया। आया समझ के नहीं आया? आई तो चेंज होगा। ओके, नाउ देखते हैं v कितना है। देखो v चेंज नहीं है, और ये क्या बोल रहा था कि कितना होगा हीट। अब ये तो पुराना वाला हीट था बच्चों, अब नया वाला हीट मतलब न्यू हीट डैश मतलब नया हीट हो गया। अब नए हीट का भी फॉर्मूला ये होगा, वी स्क्वायर, आर की जगह क्या आएगा? आर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि नए हीट में नया रेजिस्टेंस, इनटू में टी। कोई दिक्कत? आगे सॉल्व करते हैं। न्यू हीट, आर डैश का मतलब न्यू, पुराना हीट तो ये है ना। अब क्या करेंगे, ये 2 उधर चला जाएगा, आएगा 2 वी स्क्वायर आर इंटू में टी। ये समझ आया कैसे आए? यहां से यहां कैसे आया पता है ना? पास वाला पास, दूर वाला दूर। देखो ये v था ना, इसके डिवाइड में 1, ये पास वाला पास, दूर वाला दूर। अब न्यू हीट बराबर में 2 को कॉमन लेते हैं। ये क्या है? ये तो पुराने हीट का फॉर्मूला है, तो इसकी जगह h लिख सकते हैं। ये पूरा बॉक्स में ये पुराने हीट का फॉर्मूला है ना, तो इसकी जगह h लिख देते हैं। तो इसको हटाया और h लिख दिया। तो जो नया हीट है वो पुराने हीट के 2 टाइम्स हो गया। आया समझ के नहीं आया? 2 टाइम्स आंसर हो गया। तो 2 टाइम्स तो फर्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन है 2 टाइम्स, कि जो नया हीट है वो पुराने हीट के 2 टाइम्स हो गया। कोई दिक्कत? और मैंने फॉर्मूला क्यों लगाया, लेट मी रिपीट दिस अगेन, क्योंकि रेजिस्टेंस के डिफर होने से करंट डिफर होता है, करंट चेंज होगा। और इसमें बोल रहा है कि जो और पैरामीटर है वो चेंज नहीं हो रहे, तो करंट को छोड़ के और पैरामीटर चेंज नहीं हो रहे, करंट को छोड़ के और पैरामीटर चेंज नहीं हो रहे, तो करंट को मैंने छोड़ दिया, तो कौन चेंज नहीं हो रहा होगा? V और T। जब भी मैंने V और T वाला फॉर्मूला लिया, यहाँ पर मैंने ये 2 फॉर्मूले नहीं लिए, दोनों में करंट था। आया समझ के नहीं आया? ओके, तो 2 टाइम्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा आसान है। नेक्स्ट भी कह रहा है कि R1 का वैल्यू क्या है। आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही पैरेलल कनेक्शन है। अगर आप देखोगे
तो इस ये वाला कनेक्शन, ये और ये तीनों ही पैरेलल है, टोटल इसको आर डैश बोल देते हैं, इसके पूरे टोटल को आर डैश कहते हैं। और ये तीनों ही पैरेलल है, और ये जब पैरेलल होकर के कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा, आर डैश कैसे आएगा बता देता हूँ, सर्किट बना देता हूँ पूरा। जैसे मान लो कि एक तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है, इसका वैल्यू दे रखा है 6 और इसका वैल्यू दे रखा है 8। अब इस तीनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आर डैश आएगा, तीनों को सॉल्व करेंगे तो आर डैश आएगा, और ये आर डैश हो जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा कुछ, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा ये वाला, ये होगा आर डैश, क्योंकि जो ये वाला रेजिस्टेंस है ना वो इन तीनों के इक्विवेलेंट है, तीनों के इक्विवेलेंट है, तीनों मिलकर के आर डैश बनाएंगे। आया समझ के नहीं आया? और ये तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। पहले क्या करते हैं, पैरेलल करते हैं फिर सीरीज करते हैं। ओके, अब देखते हैं टोटल में करना क्या है। पहले आर डैश निकालने की कोशिश करते हैं। आर डैश कैसे निकलेगा, 1 डिवाइड में आर प्लस में 10, 1 डिवाइड में 10 प्लस में 1 डिवाइड में 5, ये आ गया। अब टोटल कर, ये हो गया ये वाला कनेक्शन, आर डैश पूरा निकाल देते हैं। इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम कितना आएगा, 50 आर करके एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम 50 और ये आर, 50 आर करके एलसीएम हो गया। और करेंगे क्या, ऊपर तो 50 आ गया, प्लस में अब 10 को 50 बनाने के लिए 5 और आर तो लगेगा, आर आ गया एलसीएम, और 5 को 50 बनाने के लिए 10 और आर भी लिखना पड़ेगा। समझ आ रहा है एलसीएम कैसे लेंगे, क्योंकि आर को 50 आर बनाना है तो 50 से मल्टीप्लाई, 10 को 50 आर बनाना है तो 5 आर से मल्टीप्लाई, और 5 को 50 आर बनाना है तो 10 आर से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? ओके, आगे करते हैं। ये आ गया 50 आर, ऊपर कितना आ गया 50, प्लस में 15 आर आ गया है ऊपर, ये आ गया इसका आंसर। लेकिन हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, आंसर अभी ये नहीं है। 50 आर ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे, नीचे आ जाएगा 50 प्लस में 15 आर। कोई दिक्कत? अब इक्विवेलेंट निकालते हैं, टोटल निकालते हैं। टोटल के लिए इक्विवेलेंट, और तीनों ही अब सीरीज में हैं, तो 6 प्लस में 8 प्लस में आर डैश, 6 8 कितना हो गया 14, प्लस में आर डैश कितना है 50 आर डिवाइडेड बाय 50 प्लस में 15 आर, ये आ चुका है आंसर। एक चीज और दे रखी है, करंट दे रखा है 2 एम्पियर, है ना, और वोल्टेज दे रखी है 30 वोल्ट। इससे हम टोटल आर तो निकाल ही सकते थे, आर का फॉर्मूला क्या हो गया, वी डिवाइड में आई हो गया। ओके, तो कितना आ गया 30 डिवाइड में 2, आंसर आ गया टोटल का 15, 15 आ गया। ये टोटल है, ये टोटल वाला है कि नहीं है, तो इस टोटल की जगह मैंने, इस टोटल की जगह मैंने 15 रख दिया। आया समझ के नहीं आया, टोटल की जगह मैंने क्या रख दिया 15। अब करना क्या है आपको, इस टोटल की जगह मैंने रख दिया 15। अब करना क्या है पहले देख लेते हैं। ये जो 14 है ये इधर चला गया, माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा 50 आर डिवाइडेड बाय 50 प्लस में 15 आर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर बचेगा 1, ये डिनोमिनेटर वाला है ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, ये देखो बराबर में 50 आर। अच्छे से समझ आ रही है कैलकुलेशन? क्वेश्चन थोड़ा सा है लेंदी है, लेकिन आप निकाल सकते हैं। यहाँ 50 हो गया, अब यहाँ पर तो पूरा सेम आ गया, 50 प्लस में 15 आर बराबर में 50 आर। अब इस वाले को इधर भेज दो तो क्या बनेगा, इस वाले को अगर इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, देखो 50 तो यहीं रह जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 50 आर माइनस में 15 आर। अब 50 में से 15 गया तो 35 आर डिवाइडेड बाय 50। अब आर का वैल्यू क्या आ गया 50 डिवाइडेड बाय 35, 5 10 के टेबल पे जाएगा, 10 पे जाएगा और 7 पे जाएगा, और पूरा सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7, 3.0, 28, 20, मतलब 1 पॉइंट रेजिस्टेंस आ गया 1.42, ये रेजिस्टेंस आ गया, आर की वैल्यू आ गई। वो ये कौन सा आर चल रहा था, ये वाले की वैल्यू आ गई है, इस वाले की वैल्यू आ चुकी है, चेक कर लेना एक बार 1.42। इसकी तो वैल्यू निकालनी थी हमें, क्योंकि आर क्या था, ये आर कहाँ से आया था, R1 वाला ही तो था। ये आर कौन सा था, ये R1 वाला था ना, या 1 लिख दो,
दिक्कत हो रही है तो 1 लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 वाला ही तो था भाई, भाई ये 1 वाला ही तो था, 1 वाला ही तो था। ओके, यहाँ सब जगह 1 1 लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। 1 1 1 1 1, ये हो गया 1 1 1, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, फिर ये 1 और फाइनली आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को करा कैसे, पहले तो मैंने टोटल निकाल दिया, टोटल निकल गया 15। फिर कैसे करा, इन तीनों को पैरेलली सॉल्व कर लिया। तो ये तीनों को पैरेलली सॉल्व करके लास्ट में मेरे पास ये आंसर आ गया, पैरेलली सॉल्व किया। फिर ये तीनों को पैरेलली सॉल्व किया तो आंसर आया आर डैश। अब आर डैश दोनों के साथ किस में लगा पड़ा है, सीरीज में लगा पड़ा है, तो मैंने सीरीज वाला लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला देख सकते हैं, 6 प्लस में 8 प्लस में आर डैश। अब आर डैश का वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिया, और आर ई की का वैल्यू 15 मैंने यहाँ से उठा के पुट कर दिया, 14 इधर गया, फिर सारी कैलकुलेशन है देखो, 14 इधर गया, एक बचा, फिर डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई में गई, फिर धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप लास्ट में आंसर मेरा ये आ गया। कोई दिक्कत है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। इस क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बता देता हूँ। करना क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखो, सबसे पहले आप देखोगे इन दोनों को सीरीज में सॉल्व कर दो, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में सॉल्व हो गए, ये दोनों ही सीरीज में सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व होने के बाद जो आंसर आएगा वो इसके पैरेलल में है ना? समझ आया कि नहीं आया? ये कुछ ऐसा सा बनेगा, बता देता हूँ। मान लेते हैं कि दोनों को हमने सीरीज में सॉल्व कर दिया, इन दोनों का आंसर मान के चलते हैं कि आर डैश है। ठीक है, आया समझ के नहीं आया? इन दोनों का आंसर क्या आ गया, आर डैश। अब एक तो ये वाला कनेक्शन चल रहा है, देखते रहना, एक तो ये वाला कनेक्शन चल रहा है, ये वाला रेसिस्टर चल रहा है 7 ओम वाला, ठीक है। एक चल रहा है आपका 10 वाला, ठीक है, और इसके पैरेलल में एक कनेक्शन और चलेगा, ये वाला। आया समझ के नहीं आया? कहने का मतलब ये हो गया 10, और ये वाला जो रेसिस्टर है ये आर डैश है, ये इन दोनों का टोटल है। आया समझ के नहीं आया? अब आर डैश निकालने के बाद दोनों को पैरेलली सॉल्व कर देना, फिर पैरेलल निकालने के बाद इन दोनों को सीरीज में सॉल्व कर देना। आया समझ के नहीं आया? दोबारा बता रहा हूँ, इसे सीरीज में सॉल्व करें, इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करेंगे, आया समझ? इन दोनों का आंसर आएगा आर डैश। क्या आंसर आएगा, आर डैश। आया समझ के नहीं आया? अब देखेंगे आर डैश यहाँ पर आ चुका है, दोनों का आंसर मैंने यहाँ कर दिया। अब ये जो आर डैश है वो इसके पैरेलल में है, तो इन दोनों को फिर पैरेलल सॉल्व करेंगे। अब जो भी इसका आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में है, ये इसके साथ सीरीज में, दोनों का आंसर आएगा, ठीक है। अब उसको इसके साथ सीरीज में सॉल्व कर देंगे, देखते हैं कैसे। देखते हैं, पहले आर डैश देखते हैं कितना आएगा। अब दोनों को आर डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 प्लस 4 आ गया 10, आर डैश निकल करके आ गया 10। आया समझ के नहीं आ गया, 10 आ गया, कोई दिक्कत है? ओके, अब 10 और 10 पैरेलल में है, तो पैरेलल वाला देख लेते हैं। अब इसको आर डबल डैश कह देते हैं, जो इनका आएगा उसको हम कह देंगे आर डबल डैश, कुछ ऐसे करके देखो 7। अब जो आंसर फाइनल में आएगा ये वाला, इसे आर डबल डैश कह दिया, इन दोनों का फाइनल यहाँ पर है, तो आर डबल डैश देख लेते हैं। 1 डिवाइड में 10, 1 डिवाइड में 10, 10 ये रहा, 10 ये रहा। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 10 और ऊपर 2, और पूरा सॉल्व करेंगे 1 डिवाइड में 5, तो आर डबल डैश निकल करके आ जाएगा 5। ये निकल करके आ गया 5। कितना निकल करके आ गया, ये आ गया 5। अब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अब इसको सीरीज में करते हैं, टोटल निकालेंगे अब, मतलब 7 प्लस 5, आंसर आ गया 12। फाइनली आंसर हमारे पास ये आ चुका है। आया समझ के नहीं आया? फाइनल का आंसर आ गया। पहले सीरीज में सॉल्व किया, देखो पहले सीरीज में सॉल्व किया, आर डैश निकल करके आ गया, फिर पैरेलल में सॉल्व किया, पैरेलल में सॉल्व किया तो आर डबल डैश निकल करके आ गया, फिर दोनों को सीरीज में सॉल्व किया क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, टोटल आ गया। आया समझ के नहीं आया? ओके, अब कह रहे कि करंट भी बताना, तो करंट का फॉर्मूला तो सबको पता है, आई बराबर में वी डिवाइड में आर। वी दे रखा है कितना, 24, भाई 24 ही तो है, और आर दे रखा है 12, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, आंसर आ गया 2 एम्पियर। करंट निकल करके कितना आ गया, 2 एम्पियर करंट आ चुका है। ये रहा करंट का वैल्यू। कोई दिक्कत? कितना आसान क्वेश्चन है कि पहले इसको सीरीज में सॉल्व कर दो, आर डैश निकल करके आ जाएगा, फिर
इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर दो, आर डबल डबल डैश निकल करके आ जाएगा। फिर इन दोनों को सीरीज में सॉल्व कर दो, टोटल आ जाएगा। फिर ओम्स लॉ से डेरिवेट करके आई का वैल्यू निकाल दो, तो ये आ जाएगा 2 ओम। आया समझ के नहीं आया? ओके नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन आप करें, बस मैं आपको एक क्लू देता हूँ कि, चलो एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि Q बराबर में N इंटू में E। Q का मतलब होता है चार्ज, Q का मतलब क्या होता है? चार्ज। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और E का मतलब चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? वो है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। आपको करना क्या है, आपको यही फॉर्मूला लगा करके नंबर निकालना है। तो नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा, तो Q डिवाइड में E। ये पूरा सॉल्व करो, आपके लिए है ये आपको सॉल्व करना है। Q का वैल्यू क्या लिख दोगे? Q का वैल्यू 1 कूलम हो जाएगा, और E का वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू में 10 का पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम गया। अब आगे सॉल्व करना, ठीक है, आपके लिए। चलो आगे देखते हैं। ओके, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रेसिस्टर फॉर अ corresponding value of a potential difference V across the resistor given below। I का वैल्यू गिवन है 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। 0.5 में वोल्टेज आ गया 1.6। जब वोल्टेज 3.4 है तो देखो वोल्टेज बढ़ता जा रहा है तो करंट भी बढ़ता चला जा रहा है। तो आप ये वाला सॉल्यूशन देख सकते हैं कि कैसे है। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर V लिखा हुआ है, ये V है। ओके, और यहाँ पर करंट है, मतलब यहाँ पर I है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब आप ये चीज़ नोटिस करें कि अब ये चीज़ नोटिस करें कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, तो देखो यहाँ से 0.5 था, यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, तो करंट क्या हो गया? 3.4, 6.7, ये बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे आप ग्राफ बना सकते हैं, और इस ग्राफ को हम कहेंगे वी आई ग्राफ। क्या बोलेंगे इस ग्राफ को? इस ग्राफ को हम कहेंगे वी आई ग्राफ। और ये जो स्लोप है ना, वी आई ग्राफ का जो स्लोप है, ये रेजिस्टेंस दिखाता है, रेजिस्टेंस शो करता है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस। ओके, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए करना क्या है? टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? V2 माइनस V1 इस ग्राफ के अकॉर्डिंग I2 माइनस I1। अब V2 क्या है देख लेते हैं। V2 क्या है? इसको हम V2 बोलेंगे, बता देता हूं। सबसे लास्ट वाले को हम V2 कहते हैं, ये रहा। तो V2 की जगह 13.2, और V1 क्या है? स्टार्टिंग वाला 1.6 डिवाइडेड बाय I2 4.0, I1 क्या है? 0.5। इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रहे हैं। ये 2 वाले हो गए और ये सारे 1 वाले हो गए। आया समझ के? ऊपर वाला 2, नीचे वाला 1, है ना? समझ आया कि नहीं? आगे करते हैं। सॉल्व करने पर जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस करना पड़ेगा आपको। 13.2 में से 1.6 गया तो कितना हो गया? 12। यहाँ हो गया 2, यहाँ पर हो गया 1, 1.6 आंसर हो गया, 11.6 हो गया, सॉरी। और यहाँ पर पूरा सॉल्व करने पर कितना आएगा? 3.5 आएगा। और आगे क्या करोगे? सॉल्व करना पड़ेगा। करो भाई सॉल्व इसको, आगे सॉल्व करके आंसर ले आना, निकल करके आ जाएगा रेजिस्टेंस। आगे सॉल्व करो भाई, इसे नॉर्मल सॉल्व करना है इसे। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग वाला हमने 1 कंसीडर कर लिया, मतलब V1 और I1। ये हो गया V2 और I2, दोनों को माइनस किया, और रेजिस्टेंस हमारा निकल करके आ गया। कोई दिक्कत है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैव बीन प्रॉपरली कनेक्टेड। प्रॉपरली कनेक्टेड देख लेते हैं। प्रॉपरली कनेक्टेड क्या है? देखो बहुत आसान है। देखो फर्स्ट थिंग, आप इसको ऑब्जर्व करें। कर रहे हो? एक बार मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि इजीली दिख जाए। हाँ, इसको ऑब्जर्व करना है सबसे पहले आपको। अब इसके अंदर जो है सीरीज में अमीटर लगा पड़ा है, और सीरीज में वोल्ट मीटर लगा पड़ा है। वोल्ट मीटर कभी भी सीरीज में नहीं लगता। वोल्ट मीटर हमेशा रेसिस्टर के पैरेलल लगता है, कंपोनेंट के पैरेलल में लगता है वोल्ट मीटर। अब यहाँ देखेंगे दोनों ही सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये वाला तो आंसर रॉन्ग हो गया। आया समझ के? सेकंड देखिए आप, सेकंड इसमें देखिए वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, और एमीटर सीरीज में कनेक्टेड है, ये ठीक लग रहा है।
इसको हम एक बार टिक लगा के चलते हैं, ठीक है। अब ये वाला कनेक्शन देखो, अमीटर पैरेलल में है, अमीटर कभी भी पैरेलल में नहीं होता, क्रॉस, ठीक है। वोल्ट मीटर पैरेलल में है, अमीटर सीरीज में है, ये भी ठीक लग रहा है भाई कनेक्शन, तो ये भी फोर्थ भी ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनने वाला है, देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसके अंदर कहीं भी। प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड इसमें कुछ तो फर्क होना चाहिए, ठीक है ठीक है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस वी वी, माइनस के सामने माइनस, प्लस के सामने प्लस, ठीक है। वहाँ गड़बड़ क्या है, गड़बड़ बता, छोटी सी गड़बड़ है, छोटी सी गड़बड़ बता देता हूँ। देखो बच्चों, इस ये वाला भी आंसर है और ये वाला भी आंसर, गड़बड़ क्या है, गड़बड़ बताता हूँ। देखो बेटा, माइनस के सामने माइनस होना चाहिए, करेक्ट है। प्लस के सामने प्लस होना चाहिए, करेक्ट है। आया समझ के नहीं आया भाई, माइनस के सामने माइनस होना चाहिए और प्लस के सामने प्लस होना चाहिए, एकदम करेक्ट। यहां देखो भाई, प्लस के सामने प्लस है, करेक्ट है, लेकिन माइनस के सामने प्लस है, भाई माइनस के सामने प्लस है, इनकरेक्ट है। क्योंकि क्या बोलता है कि माइनस के सामने माइनस होना चाहिए और प्लस के सामने प्लस होना चाहिए, और यहां देखेंगे प्लस के सामने प्लस है लेकिन माइनस के सामने प्लस है, तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया। बड़ा बेसिक सा था, तो ये हो गया सेकंड ऑप्शन, सेकंड बनेगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द मेंट बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेसिस्टर। ओके, यहाँ हो क्या गया, वहाँ क्वेश्चन करके वहाँ कर दिया, चलो कोई बात नहीं। और क्या रहा है कि यहाँ पर वैल्यूज दे रखी है, यहाँ पर 15 दे रखी है, 15 है भाई, ये 15 है, ये 20 है, ये 10 है, ठीक है। अब देखो भाई, ये वाला पूरा कनेक्शन आप देखोगे ना, इसका जो टोटल आएगा उसको आर डैश कह देते हैं, और इसका जो टोटल आएगा ना उसको कह देंगे आर डबल डैश। अब करना है क्या है, आपको सिखा देता हूँ बच्चों। देखो ये कनेक्शन में आर डैश हो जाएगा, मतलब ये हो गया, ये वाला हो गया आर डैश जो इसका टोटल है, और इसका टोटल मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका टोटल मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया आर डबल डैश, ये यहाँ से आया है, ये इसका टोटल, इसका फिर दोनों किस में है, दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा, सीरीज लगाना पड़ेगा, आर डैश प्लस आर डबल डैश, और टोटल आंसर आ जाएगा। पहले इसको पैरेलली सॉल्व करो, इसे पैरेलली सॉल्व करो, दोनों को पैरेलल में सॉल्व करने के बाद वो पैरेलल में सॉल्व करोगे आर डैश आ जाएगा, ये पैरेलल में सॉल्व करोगे तो आर डबल डैश आ जाएगा, फिर दोनों को सीरीज में सॉल्व कर लो। पहले पैरेलली सॉल्व करो, इससे सॉल्व करोगे तो आर डैश आएगा, इससे सॉल्व करोगे तो आर डबल डैश आएगा, फिर लास्ट में सीरीज में सॉल्व कर दो, हो जाएगा। करके देखें एक बार, तो कितना है, 15 10 20 करते हैं, आर डैश निकालते हैं, 15 10 और आपका 20। अब पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या गया, सबका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 15 10 20 का देखो, 20 की टेबल में 40 20 60, 60 सबकी ही टेबल पे आ रहा है, तो हम 60 ले लेते हैं। 15 की टेबल पे 60 आता है 4 पे, और 10 की टेबल पे आता है 6 पे, उसके पे आता है 3 पे। पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या, 6 4 10 3 13, 13 डिवाइडेड बाय 30, और लास्ट में रेसिप्रोकल करेंगे तो आर डैश जो है वो निकल करके आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 13। अब आर डबल डैश के लिए भी क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर, 1 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 20, दोनों का एलसीएम हो गया 20। 5 की टेबल पे 20 4 पे आता है, 20 की टेबल पे 1 पे आता है, पूरा करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 20, और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 20 ऊपर 5 नीचे, कट कटा के आ गया 4। ये आ गया इसका आंसर, आर डबल डैश भी आ गया और आर डैश भी आ गया। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, आर ई क्यू, यही बोल रहा था ना, आर डैश कितना है 60 डिवाइडेड बाय 3, और वो कितना है 4। कोई दिक्कत, अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या लेंगे, क्या आ जाएगा, 13 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 60। अब इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 13 चौक 52 होता है ना। अब पूरा करेंगे तो कितना गया 2, ये आंसर आ गया आपका, टोटल टोटल रेजिस्टेंस निकल करके आ गया ये बोल रहा था ना। व्हाट इज द मीन्ड बाय द सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन, देखो सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है, और इन द सर्किट डायग्राम जिसमें 20 ये वगैरह है कनेक्टेड है, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। हाँ वो दिख रहा है, निकालना क्या है, एक बार नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में शायद लिखा होगा निकालना क्या है, नहीं निकालना। अगर करंट निकालने का बोल रहा है तो मैं करंट को निकाल देता हूँ वी डिवाइड में आर करके, वी है 6 डिवाइड में आर कितना है 112 डिवाइड में 13,
अब क्या करेंगे, 6 को 6 रहने दिया, ये वाला फ्रैक्शन जब ऊपर जाएगा तो 13 ऊपर आ जाएगा, 112 नीचे आ जाएगा। अब 6 के टेबल से 3 पर गया, 6 यानी 2 के, यहाँ गया 5 पर, यहाँ गया 6 पर। ओके, और यहाँ पर अब क्या कटेगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो 39 डिवाइड में 56, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा आपका करंट। भाई कैलकुलेशन तो आपके लिए है, देखो कोई दिक्कत इधर। चलो नेक्स्ट देखें। कह रहा है कि आदित्य फील कोल्ड इन एक्सट्रीम विंटर, बिल्कुल, सो ही bought two heaters to kept in a room. The following table given below show the information about heater first, heater second. तो हीटर ए जो है वो 100 वाट का है, हीटर बी 150 वाट का है, और वोल्टेज 220 है। कह रहा है कि किस हीटर का रेजिस्टेंस हाई होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा। तो बेटा हीटर एक की बात कर लेते हैं, हीटर ए की बात हम कर लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइड में आर। तो यहाँ से आर का फॉर्मूला क्या बन गया, बन गया वी स्क्वायर डिवाइड में पी। ठीक है, अब वी कितना है, वी है आपका 220, और 220 का स्क्वायर कितना होगा, 220 इंटू में 220। पावर कितनी है हीटर फर्स्ट की, वो है आपकी 100, देख सकते हैं वहाँ से। अब 0 से 0, 0 से 0 काटेंगे तो 22 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा ना। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। ये तो हो गया हीटर ए का रेजिस्टेंस। अब देखते हैं हीटर बी की बात, हीटर बी की बात देखते हैं। सेम फॉर्मूला यही वाला लग जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड में पी, वहाँ भी 220 ही है, तो 220 इंटू में 220, और पावर कितनी है 150, तो यहाँ पर पावर आ गई, 0 से 0 कट हो गया, ऊपर आ गया 484, नीचे आ गया 15। अब पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 तिया 45, 3 4 30, 0 4 0 नहीं 30 मतलब 53, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 आ गया, ठीक है 0 कहाँ मिस हो गया मेरे से। चलो जी दोबारा सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। ओके, ये रहा आपका 15, ये रहा 484, 15 तिया 45, 3 4, 15 दूनी 30, ठीक है 4 डेसिमल लगाया 0, फिर 15 दूनी 30 कर दिया, 1 0, फिर 15 6 90, मतलब आंसर आ गया 32.26 करके आंसर आ गया। तो इसका रेजिस्टेंस देख लो आप, हीटर बी का रेजिस्टेंस ये है, हीटर ए का ये है, तो मैक्सिमम किसका है, हीटर ए का रेजिस्टेंस, तो हीटर ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस पता लग गया। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट इज प्राइज्ड एट 6, विच हीटर विल बी कॉस्टलियर इफ द रन इन 1 आवर। 1 घंटा चलेगा तो कौन सा कॉस्टलियर है, 1 घंटा चलेगा तो बेटा जिसका पावर ज़्यादा है, जो ज़्यादा मतलब हीटर बी का पावर ज़्यादा है, तो कॉस्टलियर भी ये होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पेज ले लेता हूँ। ओके, हीटर ए का पावर था 100, हीटर ए, और हीटर बी का पावर था 150। समझ आया कि नहीं आया, वॉट के अंदर एनर्जी कितनी निकलेगी इसमें, P इंटू में T, और आपको पता है कि पावर को हमें किलोवाट बनाना पड़ता है, तो पावर को किलोवाट बनाने के लिए 100 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तब ये वाट से क्या बन जाएगा किलोवाट, और 1 घंटा चलाना है तो 1 घंटा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पूरा सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, आंसर आ गया 0.1 इंटू में 1, और आंसर आ गया 0.1 किलो वाट आर, और 1 किलो वाट आर पे 6 रुपये लग रहे थे, तो इतने पे कितने लगेंगे, तो कोस्ट देख लेते हैं, कोस्ट कितना निकलेगा टोटल, 0.12 में 6, मतलब 0.6 रुपीज़ हीटर ए का, कोई दिक्कत। अब हीटर बी का देख लेते हैं, यहाँ पर अगेन हीटर बी की एनर्जी पावर इनटू में टाइम, पावर वॉट में है, वॉट में है, किलोवाट बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, बन चुका किलोवाट, और 1 घंटा चला रहे हो आप, 1 घंटा आप चला रहे हो, कोई दिक्कत। ओके, 0 से 0 कट होगी, आंसर आ गया 0.15, और इनटू में 1 लिखेंगे तो 0.15 का यही रहेगा किलो वाट आर। अब कोस्ट निकाल देते हैं, कोस्ट के लिए क्या करेंगे, 0.15 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो वो हो गया 15 6 90,
0.90 करके पैसा आ गया। तो इसका पैसा ज़्यादा लग रहा है, लगभग लगभग 1 रुपया, और इसका कम लग रहा है, देख सकते हैं आप। करना है क्या, कुछ नहीं करना, वॉट को किलोवाट बनाना होता है। वॉट को किलोवाट बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, वॉट को किलोवाट बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो टाइम 1 घंटा था, तो घंटे को घंटा ही रहने दिया, क्योंकि किलोवाट आर होना चाहिए। पूरा सॉल्व करके ये आंसर आ गया। ओके, हमने बढ़िया तरीके से कर लिया। अच्छा, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आप इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में मैं डाल चुका हूँ, ये फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर आप मार्क्स उठा पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।